कैसे हैं मेरे 12वीं के सारे बच्चे। बेटा जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये एक सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर के उठाए हैं जो बार बार मेरे को लगता है कि आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, विच विल हेल्प यू इन अ क्विक रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख ही पा रहे हो मेरे बच्चे, आपके सामने चैप्टर एडमिशन का है। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं। A and B are partners in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for one third share in the profits of the firm. देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, जो डिटेल आप पढ़ते चले जा रहे हो उसको लिखते चले जाओ, क्योंकि आप दोबारा क्वेश्चन रीड करने में अपना समय बोर्ड में व्यतीत नहीं करना चाहेंगे। तो आप ऐसे लिखो कि ए और बी पार्टनर थे 3:2। सी जो है थोड़ा दूर लिखा क्योंकि उसका अभी अभी भैया एडमिशन हुआ है, फॉर वन थर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म। आगे क्वेश्चन कहता है C acquires his share as 2/9 from A and one third of his share from B। इस तरीके की स्टेटमेंट ना बार बार एग्जाम्स के अंदर आ रही है, लगातार सैंपल पेपर्स के अंदर आ रही है और बच्चे को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। बेटा यहां पे सिर्फ इंग्लिश का थोड़ा सा खेल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सी को जब एडमिट किया गया एज अ पार्टनर, सी ने एक्वायर किया हिज शेयर एज 2/9 फ्रॉम ए। देखो 2/9 ना ये क्लियर कट है कि उसने 2/9 ए से लिया, और बी के बारे में वो क्या कह रहा है कि बी से कितना लिया, वन थर्ड ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। मतलब सी के खुद के शेयर का वन थर्ड। आप समझ रहे हो, देखो थोड़ा सा इंग्लिश पे यहां पर आपको फोकस करना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। मैं फिर से आपके लिए रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ए के बारे में जो बात है वो टोटालिटी में है। ए के बारे में क्या है, सी एक्वायर्स हिज शेयर एज 2/9 फ्रॉम ए। ए के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2/9 ए से लिया गया। मगर बी के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है वन थर्ड ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी ने एक्वायर किया अपने ही शेयर का वन थर्ड। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए कि भाई सेक्रीफाइस मेड बाय ए और बी। ए ने बेटा गिव अवे किया 2/9 और बी ने गिव अवे किया सी के शेयर का 1/3। कहने का मतलब 1/9। क्लियर है। आप ये फिर से रीड करें, वन थर्ड ऑफ हिज शेयर, सी ने एक्वायर किया अपने शेयर का 1/3। तो ये सी का शेयर आ गया और ये 1/3 आ गया। तो टोटल हमारे पास 1/9 बी ने दिया और 2/9 ए ने दिया। इसका अगर मैं रेशो निकालता हूं तो ये आ गया 2:1। इन दोनों के बेस सेम है, हम तभी इसका रेशो निकाल सकते हैं। यहां पे भी 9 है, यहां पे भी 9 है, तो रेशो आ गया 2:1। 2:1 हो गया बेटा मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन मेरे से और क्या मांग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन द फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,80,000। आपको पता ही होगा कि वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट गेनर टू सैक्रिफाइसर होती है। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट होती है उसको तो हम राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, मगर वैल्यूड गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइसर होता है। जर्नल रिजर्व पहले से बुक्स में आ रहा है 75,000, भैया इसे राइट ऑफ हम कर सकते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है, ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। क्वेश्चन कहता है बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज मेड द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है एंड इट वाज डिसाइडेड दैट सी विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सी कितनी कैपिटल लाएगा ये बताया नहीं हुआ। ऐसा बोला गया है कि सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। तो बेटा ये एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का शॉर्ट में उसने आपको क्वेश्चन देने की कोशिश किया, वो भी 3 मार्क्स में। और लास्ट लाइन हमारे से कह रही है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। तो शुरू करते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, जो एंट्रियां सबसे पहले आसानी से हो सकती हैं मैं वो जर्नल भी आपको करके दिखा देता हूं। और यहां पर मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट नजर आ रहा है उसमें भी आपको एंट्रीज पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सी बेटा एंट्रीज कर सकते हैं, इधर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे बच्चे मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं गुडविल की। देखो गुडविल की टोटल वैल्यू है 1,80,000। ठीक है। हम अब यहां पर इनकमिंग पार्टनर से क्या कहेंगे कि भाई साहब गुडविल का मतलब द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच विल इनकर इन द फ्यूचर, है ना। पास्ट में एफर्ट्स करे ए और बी ने, मगर सी उसके अंदर अब हिस्सेदारी फ्यूचर में लेगा। कितने हिस्सेदारी लेगा भाई साहब, 1/3। तो अगर गुडविल की हमारे पास वैल्यू है 1,80,000 रुपए,
तो इसका 1/3 कहने का मतलब 60,000 रुपीज सी को मिल जाएंगे, और सी ने उसके लिए पास में कोई भी एफर्ट नहीं करे। बेटा इसी बात से ए और बी नाराज हैं, तो हम यहां पर ए और बी को कंपनसेट करते हैं। हम क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देता हूं। मैं यहां पर बेटा एंट्री करूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और यहां पर ए और बी के मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री कर दूंगा कि भाई साहब ये जो 60,000 रुपीज हमने सी से मंगवाए हैं, ये 60,000 रुपीज हम ए और बी के बीच में बांट देंगे इन द रेशियो 2:1। कहने का मतलब 40,000 हम देंगे ए को और 20,000 देंगे बी को। बेटा फिर से समझना इस बात का लॉजिक क्या है कि गुडविल का मतलब मेहनत ए और बी की, मगर फल खाने के लिए आज सी एडमिट हो गया है, तो हमने सी को कहा 1,80,000 का 1/3 60,000 रुपए तेरे को फ्यूचर में मिल जाएंगे, मगर ये 60,000 रुपए तू अननेसेसरली मेरे भाई गेन कर रहा है, तेरा ये गेन करना बनता नहीं है। तो गुडविल की जो बेटा ट्रीटमेंट जाती है वो हमेशा जाती है गेनर टू सेक्रीफाइजर, कि गेनर से पैसे ले लो और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उन्हें कंपनसेट कर दो। तो यहां पर हमने गेनर से पैसे ले लिए और ए और बी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था इन द रेशियो 2:1 उनको हमने कंपनसेट कर दिया। उम्मीद है मेरे बच्चों ये वाली एंट्री समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है। पॉइंट नंबर 2 कहता है जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स एट 75,000। बेटा जनरल रिजर्व एक तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, और जब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। आज जनरल रिजर्व को हम हटा देंगे, किताबों में से खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं इसको क्लास में ऐसे बोलता हूं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ए बी सी एडमिशन हो रहा है भाई साहब, सी का ए और बी लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो एक काम करो जनरल रिजर्व को ही हटा दो। जनरल रिजर्व को बेटा हम खत्म करेंगे, क्रेडिट को खत्म करेंगे, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारे पास इसके रिलेटेड जनरल एंट्री क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व 2A 2B। ध्यान रखेंगे बेटा यहां पे सी का नाम नहीं जाएगा। सी का नाम क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जनरल रिजर्व बनाया था ए और बी ने, तो ओल्ड रेशो के अंदर हम ए और बी के बीच में इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम देख सकते हैं जनरल रिजर्व की हमें भैया वैल्यू गिवन है 75,000। जब इस 75,000 को हम 2:1 के रेशो में बांटेंगे तो 50,000 और 25,000 में ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से मैं बार बार ये क्वेश्चन हटा के आगे पीछे नहीं करना चाहता, तो इन जनरल एंट्रीज को आप कॉपीज में लिख लेंगे और इसकी पोस्टिंग मैं यहां कर देता हूं, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम यहां लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम मिटा लेंगे। बेटा इधर देखें, इसकी हम यहाँ पे जब पोस्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी गिवन है, पार्टनर्स का ओल्ड जो कैपिटल है वो है 1,60,000 और 80,000, और ये हमने कौन से रेशो में बांटा है भैया? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और ये हमने बांटना है ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है 3:2। बेटा ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, एक बार इसको ध्यान देंगे, ये 50 और 25 नहीं है, ये ओल्ड रेशो में हमें बांटना। देखो लिखा ओल्ड रेशो है, वो गलती से ऊपर वाला 2:1 में बांटा, ये भी बांट दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे आप भी। 3:2 है, तो जब हम इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 45,000 और 30,000। ठीक है, तो दिस वुड बी 45,000 एंड 30,000। अब देखें बैलेंस बीडी बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी सी। तो नेक्स्ट अब सी का करंट अकाउंट, यहां पे तो कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो करंट अकाउंट की यहां पे कोई पोस्टिंग नहीं होगी, बट हाँ कैपिटल अकाउंट ए और बी का क्रेडिट हो रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे क्या? बाय सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट कितना? ए के पास अमाउंट आएगा भाई साहब 40,000 और बी के पास यहां पर अमाउंट जाएगा 20,000। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व भैया डेबिट हो रहा है और ए और बी भाई क्रेडिट हो रहा है, तो ए और बी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे ही एंट्री जाएगी बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट? 45,000 और 30,000। 45,000 और 30,000। ठीक है जी, हमने इन दोनों की एंट्री कर दी है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। मेरे पास अब बेटा लॉस जो है मैंने वो डील करना है रिवैल्यूएशन पे। तो अगर रिवैल्यूएशन पे बेटा लॉस आया है तो लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। लॉस का बैलेंस डेबिट, उसे मैं खत्म करूंगा, बांट दूंगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, तो लॉस क्रेडिट होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं ए और बी के बीच में ही बेटा ये लॉस बाई बटेगा टू रिवैल्यूएशन, ए बी टू
रीवैल्यूएशन। और लॉस हमारे पास गिवन है भाई साहब 40,000 रुपीज, तो 40,000 विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। तो ये आएगा बेटा 24,000 एंड 16,000। ठीक है, अब ए और बी डेबिट हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना। जब जर्नल एंट्री में ए और बी डेबिट हो रहे हैं तो ए की डेबिट साइड पर और बी की भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू रीवैल्यूएशन 24,000 और 16,000। ठीक है, इसकी भी एंट्री हमने कर दी। अब आते हैं बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, जो मेनली इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता था, जरा मार्क भी कर देता हूं मैं, ध्यान से बेटा इसको रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट सी विल ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कि सी भैया कैपिटल लेकर आएगा जितनी भी प्रोपोर्शनेट बन रही होगी सारी एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद। तो देखो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जी कैपिटल ऑफ ए कितनी आ रही है, कैपिटल ऑफ ए और बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो कैसे भाई निकलेगी, पहले से कितनी थी 1,60,000, इसमें बेटा हम 40,000 प्लस करेंगे, 45,000 भी हम प्लस करेंगे और हम इसमें माइनस कर देंगे 24,000। तो 1,60,000 के अंदर जब हम प्लस कर देंगे 85,000 और माइनस कर देंगे 24,000, तो बेटा हमारे पास ए की कैपिटल निकल कर आई 2,21,000। कितनी, 2,21,000। और ऐसी बेटा अगर मैं बी की भाई कैपिटल भी निकालूंगा तो 80 प्लस 20 इज 1 लाख, 1 लाख प्लस 30 इज 130, माइनस अगर मैं 16 कर दूंगा तो 1,14,000, है ना। तो बी की कैपिटल आ गई 1,14,000। अच्छा, अब इनकी टोटल कैपिटल कितनी बन रही है बेटा, जरा ये भी हम चेक करते हैं। 2,21,000 प्लस 1,14,000 अगर मैं करता हूं तो बेटा इनकी टोटल कैपिटल निकल कर आ रही है 3,35,000, 3,35,000। बेटा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहां पर यह है कि ए और बी ने अपने कंबाइंड शेयर के लिए 3,35,000 रुपीज लगाए हुए। ठीक है, देखो जब मेरे भाई हमने फर्म के अंदर एडमिट करा सी को 1/3 शेयर के लिए, तो जी टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर किसी भी चीज का होता है 1, इसमें से 1/3 तो ले गया सी, तो जो बचा 2/3 है, एलसीएम लेके बेटा मैंने सॉल्व करा, तो जो बचा 2/3 है वो किसका है, ए प्लस बी का। जो बचा 2/3 है बेटा वो किसका है, ए प्लस बी का। तो यहां पे देखिए हम ऐसे कहेंगे कि भैया टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए आफ्टर सीज एडमिशन, उसका 2/3 है 3,35,000। तो इससे हमें निकल कर आ जाएगी टोटल कैपिटल। तो जी टोटल कैपिटल किस बराबर आ गई हमारे पास, टोटल कैपिटल बेटा यहां पर हमारे पास आएगी 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको ना अभी सॉल्व मत करना, यहां पर भी काटा पीटी मत करना, उसका रीजन है अभी आपको शायद वो समझ भी आ जाएगा। अब अगर यहां पे मैं निकालता हूं कि सी को कितनी कैपिटल लानी चाहिए, तो जी सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल का 1/3, है ना, क्योंकि सी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास भाई कितनी है 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बेटा देखो यहाँ पे 2/3 था, उधर जाके रेसिप्रोकल भाई हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, 3 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ये हमारे पास टोटल कैपिटल की वैल्यू आई और इसी वैल्यू को यहां पर मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया टोटल कैपिटल की जगह। तो मेरे पास सी की कैपिटल निकल कर आ गई, 3 से 3 कट जाएगा मेरे बच्चे, आप समझ रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको सॉल्व ना करें। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,67,500। तो सी को अगर प्रोपोर्शनेट शेयर के लिए यहां पर पार्टनर बनना है तो उसको कितनी कैपिटल लेकर आनी चाहिए, 1,67,500। तो बेटा क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मांगी थी, ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में चाहें तो कर सकते हैं और करनी भी पड़ेगी, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहली जर्नल एंट्री हमने गुडविल की थी, दूसरी जर्नल रिजर्व की, तीसरी लॉस की, चौथी जर्नल एंट्री बेटा यहां पर हमें करके दिखानी पड़ेगी कि अगर सी पैसे लाता है फॉर बिकमिंग अ पार्टनर, सी अगर पैसे लाता है तो भाई साहब एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, हम कहेंगे कैश या फिर बैंक, जहां पे भी बेटा आप लिखना चाहें, अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल, कि अगर सी को भाई साहब पार्टनर बनना है तो सी को 1,67,500 रुपीज लेकर आने ही पड़ेंगे। तो बेटा ये इस क्वेश्चन के बारे में था। मैं फिर से आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने वाली बात थी। मैंने आपके साथ वो क्लियर की कि ए का जो सैक्रिफाइस है वो 2/9 डायरेक्टली गिवन है, बी का सैक्रिफाइस ऐसे गिवन है कि सी के शेयर का 1/3 है ना, सी के खुद के शेयर का 1/3, तो 1/3 सी का शेयर, उसका भी 1/3, वो 1/9 आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया। फिर हमने गेनर टू सैक्रिफाइजर से गुडविल की एंट्री करी, हमने जर्नल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करा, लॉस को भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट के फिनिश कर दिया। फिर यहां पर हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कि अगर ए और बी का कंबाइंड कैपिटल अभी तक फॉर्म में लगा हुआ है 3,35,000 विच इज फॉर 2/3 शेयर, तो 1/3 के लिए कितना होना चाहिए सी का, जो अमाउंट निकल कर आया 1,67,500। इसके लिए हमने जर्नल एंट्री ये पास भाई कर दी। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यहीं से स्क्रीनशॉट लो, वॉइस नोट में मुझसे पूछ लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का है फ्रॉम बुक 2। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी नजर में तो बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें 4-5 ही टॉपिक है। मतलब एक वो 6 केसेस होते हैं कि भैया रिडीम इतने पे और इशू इतने पे, फिर वो कोलेटरल सिक्योरिटी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, और एक वो परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन आते हैं बिजनेस खरीदने वाले। ज्यादा बेटा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। अगर वो आप 4-5 तरीके के जो टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक्स, उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें, ऑल इन ऑल 12-15 क्वेश्चन कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर टोटल फिनिश हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इशू ऑफ शेयर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, जिसमें कॉल्स इन एरियर होते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी हो जाता है, प्रोराटा का क्वेश्चन वहां आएगा, प्रीमियम पे फॉरफीचर, री इशू, वहां पर आप ज्यादा मेहनत करें। इससे बढ़िया पहले आप इशू ऑफ डिवेंचर कर लें, उसके बाद आप इशू ऑफ शेयर्स की ओर जाए। खैर चलो आगे चलते हैं बेटा, हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। On April 1, 2022, RSPL Limited issued rupees 50 lakh 9% debentures of rupees 100 each at 7% discount, redeemable after 3 year, premium at 6%. It has balance and security stream of 2,40,000 and general reserve of 1,90,000. शो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बेटा वो आपसे जो मांग रहा है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट मांग रहा है, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा के तौर पर इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाता हूं और फिर ये अकाउंट भी बनवाता हूं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बेटा यहां मुझे ये जानना जरूरी है कि कितने डिवेंचर्स हमने इशू करे। तो हमें देखो रुपीज में गिवन है कि हमने 50 लाख रुपयों के डिवेंचर इशू करे। तो बेटा अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कितने डिवेंचर इशू करे, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, तभी मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल कर आएंगे कि भैया मैंने यहां पे 50,000 डिवेंचर्स जो हैं वो बेचे। ठीक है, अब देखो बेटा जर्नल एंट्री इस पर्टिकुलर केस में क्या जाएगी। मैं पहले जर्नल एंट्री लिख देता हूं, उसके बाद आपसे मैं अमाउंट के ऊपर चर्चा करूंगा। जर्नल एंट्री जाएगी यहां पर बैंक टू 9% डिबेंचर। ठीक है, अब देखो आप इसको चाहें तो टुकड़ों में भी वही कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर दे, वही ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद आप लिखें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। बेटा एंट्री ना आसान होती यही होती अगर मेरे पास क्वेश्चन में एलिमेंट्स ना होते 7% डिस्काउंट के और प्रीमियम ऑफ 6% ऑन रिडम्पशन का। ठीक है, इसकी वजह से क्या कुछ ऐड ऑन हुआ है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप यूं समझें कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर हम 7 रुपए घाटे पर बेचकर 93 पर बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी समझो कि रिडम्पशन के ऊपर 100 रुपए के डिबेंचर पर 6% फालतू, यानी कि 6 रुपए ज्यादा हम पे करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर मैं ये सोचूं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मुझे डिबेंचर को इशू करने पे लॉस कितना हुआ, अगर मैं ये सोचूं तो आई थिंक दैट यू आर एबल टू गेस कि 7 रुपए मुझे यहां कम मिले हैं प्लस 6 रुपए मैंने ज्यादा वापस भी करने हैं। तो बेटा मेरा जो टोटल लॉस है वो यहां 13 रुपीज का है पर डिबेंचर। तो मेरा जो टोटल लॉस आएगा वो आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिबेंचर्स मेरे बच्चों में इशू कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी 6,50,000। बोलो हाँ या ना।
मेरे को 6,50,000 रुपए का ऑल इन ऑल लॉस है। लॉस में बेटा दो चीजें मैंने काउंट करी हैं, इशू के टाइम 7 रुपए का कम आना और रिडम्पशन के टाइम 6 रुपए का ज्यादा जाना। तो 6 और 7 13 रुपए पर डिवेंचर, 50,000 डिवेंचर्स के ऊपर 6,50,000 का मेरा लॉस है। तो इसलिए इस एंट्री में बेटा यहां पर मैं लॉस को लाल रंग से लिख रहा हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बेटा देखो जो प्रीमियम भी होता है ना, ये दो तरीके का होता है। डिवेंचर वाले चैप्टर में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सर कहीं पे तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, सर कहीं पर हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखते हैं, सर इस बात की क्या है, सर ये लॉजिक क्या है। बेटा सुनो ना, जब इशू के टाइम मेरे पास पैसे ज्यादा आते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब रिडम्पशन के टाइम मेरे पास पैसे ज्यादा जाते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, आप देखो ना, देखो इंग्लिश को थोड़ा सा तोड़ो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन के टाइम ज्यादा पैसे जा रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटा डिवेंचर जो होती है ये कंपनी के लिए एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, ये शेयर्स डिवेंचर इनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब उस सिक्योरिटी को थोड़े प्रीमियम पर बेचा। आप अगर और भी डीप में समझना चाहते हैं तो मेरे बच्चों ये होता है मेरे लिए इनकम और ये होती है मेरे लिए लायबिलिटी। दिस इज इनकम एंड दिस इज लायबिलिटी। अब समझे, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेटा यहां पर मैंने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑन सम वैल्यूज, जरा देखेंगे क्या क्या भैया वैल्यूज में पुट ऑन कर रहा हूं, जरा तसल्ली से समझना, रटना नहीं है मेरे बच्चों। हमने 50,000 डिवेंचर्स बेचे, ठीक है जी, 50,000 डिवेंचर्स पे हमें भाई साहब रुपीज कितने मिले, 93। जब मेरे को 50,000 डिवेंचर्स पे मेरे बच्चों 93 रुपीज मिलेंगे तो मेरे पास अमाउंट आएगा 46,50,000। ठीक है, 46,50,000 रुपीज मेरे पास आए। जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट करेंगे मेरे भाई। और मैंने तो बताया था लॉस हुआ मेरे को टोटल 6,50,000 रुपए का, तो 6,50,000 मैंने यहां लिख दिया। और ये जो 9% डिबेंचर है ना, ये हमेशा ही फेस वैल्यू से जाता है। देखो मैंने भाई यहां कितने डिबेंचर इशू करे, सर 50,000, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, तो ये जाएगा 50 लाख से। कितने से, 50 लाख से। ठीक है, ओके नाउ हाँ दिस इज 50 lakhs। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने कितने पैसे फालतू देने हैं, मैंने देने हैं इन 50,000 डिबेंचर के ऊपर 6 रुपए फालतू। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 lakhs। बोलो यस और नो। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 93 से अमाउंट लिखा है, यहां पे मैंने 13 से अमाउंट लिखा है। 93 और 13 को आप अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 106। और इन दोनों को भी टोटल करोगे तो 106, सबको 50,000 से मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया हमारे पास। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इस लॉस को हम करते हैं राइट ऑफ। क्या करते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की बेटा एंट्री जरा भाई समझना क्या जाएगी। राइट ऑफ करने की एंट्री हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं 2,40,000, और जनरल रिजर्व को हम लॉस को सेट ऑफ करने में यूज नहीं करते। सर ये ना कंसेप्ट नहीं समझ आता, सर ये क्या है, कभी यूज करना है कभी नहीं करना। बेटा सुनो इधर, ये जो LOID है ना, LOID बेसिकली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एक ना कैपिटल नेचर का नुकसान है, ये नॉर्मल नेचर का नुकसान नहीं है। कंपनी का काम भाई साहब बिजनेस करना है, कंपनी का काम डिवेंचर इशू करना नहीं है। तो डिवेंचर इशू करते हुए अगर नुकसान हो गया है, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, नॉन रेगुलर नेचर, तो इसको सेट ऑफ भी हम नॉन रेगुलर नेचर के मुनाफे से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से जितना नुकसान सेट ऑफ हो गया वो ठीक है, बाकी का बचा नुकसान हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालते हैं। हम अपने सारे रिजर्व्स खत्म नहीं करना शुरू कर देंगे इस लॉस के चक्कर में। आप फिर से समझो, ये जो लॉस है ये कैपिटल नेचर का नुकसान है, ये बार बार हर महीने हर साल नहीं होता। ये तभी होगा जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, और कंपनी का काम डिबेंचर इशू करना नहीं है। कंपनी को पैसे की नीड होगी वो डिबेंचर इशू करेगी, वरना नहीं करेगी। तो अगर कंपनी के पास आज नुकसान है 6,50,000 रुपए का, तो ये कैपिटल नेचर का नुकसान है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल नेचर का ही आप मुनाफा माने। तो यहां पर 2,40,000 रुपए हम सेट ऑफ कर लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, मगर दुर्भाग्यवश लॉस अभी भी ज्यादा है, बचा हुआ है। तो ये जो बचा हुआ लॉस है इसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसको सेट ऑफ करेंगे। इस बात की जनरल एंट्री बेटा मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, जरा देखिए। जनरल एंट्री भाई साहब कुछ इस तरीके से जाएगी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि जी मेरे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था 6,50,000, जिसमें से कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से मैंने 2,40,000 सेट ऑफ कर लिया, बाकी का 4,10,000 रुपए का बचा हुआ नुकसान जो है वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से अपना सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और यही 3 एंट्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाता के भाई बनाना कैसे है वो देख लेते हैं एक बारी। देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ डेबिट हो रहा है 650 से, तो इसके डेबिट पे ही एंट्री जाएगी, मगर कैसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से कंसेप्चुअली, कंसेप्ट सुनोगे अभी आप भी फटाफट रिवाइज हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या थे, 7 रुपए इशू के और 6 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। एक्चुअली ना 100 की चीज के 93 ले रहे हो, बैंक में तो आ रहे हैं 93, और अपनी लाइबिलिटी कितने से मान रहे हो, 100 से। यही तो लोचा है, समझो। यहां कितने आए, 93 आए, बोलो हाँ या ना। और यहां पे लाइबिलिटी कितने से मानी, 100 से। तो भाई ये 7 रुपए का जो लॉस है ये है 9% डिबेंचर की वजह से, अपनी लाइबिलिटी बुक करने की वजह से। तो मैं ऐसे लिखता हूं 9% डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर्स के ऊपर 7 रुपए का लॉस, यानी कि 3,50,000। बाकी का जो लॉस है वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से 3 लाख, तो टोटल लॉस मेरे पास हो गया 6,50,000। आप देख सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ 650 से, यहां पे भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हमने कर दिया 6,50,000 से। मगर अब हम इसको कर रहे हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री ये ली, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहां पे डेबिट था तो डेबिट साइड पे लिख दिया, यहां पे क्रेडिट है तो अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ये इन दोनों से सेट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। लॉस है, लॉस का बैलेंस डेबिट है, डेबिट को खत्म करेंगे तो क्रेडिट पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,40,000 और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हमारे पास 4,10,000। इसी के साथ ये अकाउंट हमारा टोटल हो गया बैलेंस, और कुछ भी नहीं बचा इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर में। 6,50,000 रुपए का जो भी लॉस था वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कर दिया सेट ऑफ। पेपर में बेटा आपसे ये पूछा गया था, बाकी ये सारी जर्नल एंट्रीज के बिना, आई गेस शायद आप ये नहीं कर सकते हैं, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वर्किंग नोट में आपके लिए रिक्वायर्ड है ही या रफ वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब यहीं बेटा खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास जो चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इस चैप्टर में कुछ और बेटा प्रिपेयर करें या ना करें, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करें। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा पक्का पक्का पेपर में आते ही आते हैं। बहुत ज्यादा चांस है इस चैप्टर में से 70-80% चांस है इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आओ इसको हम डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:4। ठीक है, तो मैं इस बात को यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स वाई और जेड 4 और 4:3:2 मतलब अब इनका देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, यहाँ पर है 4, 3 और 2, यहाँ पर है 3, 2 और 4। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। हम देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो एक्स का ज्यादा है, 1, 1 और यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ तो मुझे पता पड़ रहा है कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया, वाई ने सेक्रीफाइस करा, मगर जेड ने क्या किया है, गेन किया है। तो बेटा ये कितने भाई डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, तो 1/9 1/9 और 2/9 ये आ गया बेटा हमारे पास शेयर। ठीक है, रेशो आ गया अपना भाई इसने जेड ने गेन और एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो लाइन लिखी है ना, इसी की वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज।
कि भाई साहब बुक वैल्यू पे छेड़खानी नहीं करनी। बेटा हम जनरली क्या करते हैं, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, जनरल रिजर्व है बांट दो, कंटीजेंसी रिजर्व है बांट दो, पीएनएल का भाई पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है बांट दीजिए, भाई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है बांट दो, खत्म कर दो। मगर यहां पर हम बांटना या खत्म करने वाला तरीका अपना नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। क्योंकि बेटा जब हम बांट देते हैं उस चीज को तो वो चीज गायब हो जाती है भाई किताब में से और न्यू बैलेंस शीट में नहीं आती। मगर यहां पे क्या लिखा है कि हमें इनकी बुक वैल्यूज इफेक्ट नहीं करनी, मतलब न्यू बैलेंस शीट में इन चीजों को दिखाना है। तो हम बेटा यहां पर एडजस्टमेंट वाला मेथड लगाएंगे, यहां पर हम इन चीजों की करेंगे एडजस्टमेंट। देखो बेटा एडजस्टमेंट कैसे होगी, जो भी आइटम क्रेडिट नेचर का है, जैसे ये क्रेडिट है ये क्रेडिट है ये क्रेडिट है, उसे तो हम करेंगे प्लस, और जो आइटम मेरे पास डेबिट नेचर का होगा उसे हम करेंगे माइनस। देखें जरा एक बारी, मेरे पास अमाउंट है 1,80,000, 72,000 और 90,000। बेटा जब मैं इन सबको टोटल कर लूंगा तो मेरे पास अमाउंट आता है 180 प्लस 72 प्लस 90, मेरे पास अमाउंट निकल कर आता है 3,42,000। ठीक है जी, 3,42,000। और जब इसमें से मैं माइनस करता हूं डेबिट वाला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यानी कि 45,000, तो बेटा मेरे पास टोटल निकल कर आता है 2,97,000। ठीक है, अब 2,97,000 से मेरे बच्चों मेरे को एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। ठीक है, मैं यहां पर गेनर टू सेक्रीफाइजर करूंगा और इन पार्टनर्स की सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा, ये रिजर्व्स एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाए जा सकते हैं। तो अगर मेरे को एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर, मुझे पता है भाई साहब जेड ने गेन किया है, तो मेरे पास देखो एंट्री क्या जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, जेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब अमाउंट कितना आएगा, 2/9 है मेरे बच्चों, 2,97,000 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2/9 से, तो देखते हैं मेरे पास अमाउंट कितना आता है, 2,97,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, अमाउंट आता है बेटा 66,000। तो यहां पर मैं 66,000 लिखूंगा और जब आप इनका अमाउंट निकालेंगे वो आएगा 33 और 33,000। बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करना था। इसकी नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, नथिंग एल्स, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे और इस जर्नल एंट्री को पूरे जर्नल के फॉर्मेट में लिख के दिखाएंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए आई गेस दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स प्रिवेलिंग। एक्स्ट्रा टिप, ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। एक्स्ट्रा टिप, मान लो अगर सॉल्व करते करते ये सिचुएशन आ जाती कि डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, कहने का मतलब यहां पर क्रेडिट बैलेंस ना बचते हुए अगर डेबिट बैलेंस बचता तो बेटा एंट्री गेनर टू सेक्रीफाइजर ना जाके उस पर्टिकुलर केस के अंदर इसका रेसिप्रोकल एंट्री जाती, कहने का मतलब सेक्रीफाइजर टू गेनर। बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मेरे को कभी मौका मिला जीवन में बोर्ड का पेपर बनाने का, तो मैं तो भैया यही एंट्री पेपर में डालने वाला हूं, जिसके अंदर टोटल करके हमारे पास रादर देन अ क्रेडिट बैलेंस हमारे पास बच जाए डेबिट बैलेंस। तो उस पर्टिकुलर केस में गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री ना जाके एंट्री जाती है सेक्रीफाइजर टू गेन। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। मेरे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है चैप्टर हमारे पास डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन जो होता है ना वो मैंने जहां तक नोटिस किया है एडमिशन और रिटायरमेंट में तो शायद आपको एक बारी को चॉइस देखने को मिल भी जाए, मगर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को नहीं मिलती है और इसमें जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है। और पहले तो बड़े क्वेश्चन आया करते थे, कहने का मतलब जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना होता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता था और बैंक अकाउंट भी बनाना होता था। मगर आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि वो आपसे कोई भी 2 चीजें मांग लेता है, जनरली ये 2 चीजें वो आपसे पूछता है। तो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी बात बन रही है, क्योंकि पहले तो 8-8 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या मांग रहा है। द फर्म ऑफ RKS, जिस बच्चे को डिसोल्यूशन आता है बेटा बहुत अच्छी बात, नहीं आता एक बात को जरा समझिए। डिसोल्यूशन चैप्टर में के अंदर क्या होता है, हम एक बड़ा सा बॉक्स लेके चलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये बड़ा सा बॉक्स हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है। कोई भी काम होगा डिसोल्यूशन का तो वो इसी बॉक्स के थ्रू होगा, है ना। इस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर
एसेट बिक रहे हैं तो इसी अकाउंट के थ्रू, लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो जो इसी में पैसा है उसी को यूज करेंगे, एसेट्स को भी लाइबिलिटीज को भी यहाँ ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में से। तो सारी ट्रांजेक्शन इस चैप्टर में 90% जो है ट्रांजेक्शन वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रूट होती है। तो देखते हैं बेटा, समझते हैं जरा। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फर्म ऑफ RKS was dissolved on 31st March 2019। ओके जी, ये डिसॉल्व हो गया। फिर क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बेटा ये चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी हैं, हमें ट्रांसफर करने की एंट्री यहां पे रिकॉर्ड नहीं करनी है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। के कौन है बेटा? एक पार्टनर है। एक पार्टनर ने कहा मैं अपनी बीवी का लोन पे कर दूंगा। तो बेटा देखें यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स जो हैं वो डील होंगे और क्या जनरल एंट्री जाएगी। बेटा अगर पार्टनर ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बीवी का लोन पे कर देगा तो ऐसा नहीं है कि अब हमने पार्टनर को पैसे नहीं देने, हमने पार्टनर को पैसे देने हैं। तो यहां पर एक एंट्री होगी केस कैपिटल अकाउंट को डील करते हुए, और दूसरा जो उसकी बीवी का लोन है वो पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में भी बात होगी। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन नहीं होता तो मैं क्या एंट्री करता कि के ने अपनी बीवी का लोन बेटा रीपे कर दिया, तो यहां पे मैं कहता कि अकाउंट्स यूज होंगे केज कैपिटल और केज वाइफ्स लोन। ठीक है ना, कि भैया केज कैपिटल और केज वाइफ का लोन, कि अगर इसका लोन रीपे हो गया तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, ये खत्म हो गई है लाइबिलिटी तो इसे हम डेबिट करेंगे। मैं एंट्री यहां पर करता केज वाइफ्स लोन टू केज कैपिटल। कहने का मतलब मेरी के प्रति लाइबिलिटी बढ़ गई है, मुझे अब के को पैसे देने हैं, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। फेयर इनफ। मगर क्योंकि ये चैप्टर मेरे बच्चों डिसोल्यूशन है तो यहां पे मैं के की वाइफ का लोन यूज नहीं कर सकता हूं बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो इसकी जगह मैं रियलाइजेशन लिखूंगा। तो इन अदर वर्ड्स ये एंट्री मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगी। मेरे पास एंट्री क्या जाएगी? जहां पे के की वाइफ का लोन आ रहा था वहां पे रियलाइजेशन लिखा जाएगा। तो एंट्री क्या जाएगी? रियलाइजेशन टू केस कैपिटल। रियलाइजेशन टू केस कैपिटल कहने का मतलब हमने के को 6,000 रुपए देने हैं क्योंकि उसने अपनी बीवी का लोन पे किया है। यह है बेटा हमारे पास पहले पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क। चले मेरे बच्चों, पूछना कैसे है वो भी मैंने आपको बताया है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली वॉइस नोट भेजो, स्क्रीनशॉट लो, जवाब मिल गया। नेक्स्ट, total creditors of the firm were 40,000. Creditors worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement of the claim. Remaining creditors allowed a discount of 10%. बेटा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो। देखो है क्या, हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। बेटा इन 40,000 के क्रेडिटर्स की दो बाइफिकेशन हो गई। 10,000 के क्रेडिटर को हमने दे दिया फर्नीचर। क्या दे दिया? फर्नीचर। और रिमेनिंग 30,000 के क्रेडिटर को हमने 10% डिस्काउंट में पेमेंट करी है। कहने का मतलब वहां पर हमने पेमेंट करी है 27,000। तो बेटा इस तरीके की सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेटलमेंट। जब एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाए इनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेटलमेंट। ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होती हैं। अब मैंने 27,000 अगर पे किए हैं तो मेरे पास देखो टू बैंक तो जाएगा ही, इतने तो आप समझदार हुई कि मेरे पास भैया 27,000 रुपए चले गए हैं। और क्यों गए हैं? क्योंकि मैंने क्रेडिटर को दिए, तो एंट्री जानी चाहिए थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मगर क्रेडिटर रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए यहां पर मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000 से ये मेरे पास एंट्री जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया। तो मैं आगे चलता हूं भैया इसके थर्ड पार्ट की ओर। देखें जी इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। A machine that was not recorded in the books was taken over by K at 3,000 whereas its expected value was 5,000। देखो एक मशीन थी जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, वो के लेके चला गया 3,000 रुपए में, मगर क्वेश्चन कहता है उसकी ना एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है। भाई मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मतलब? आप समझो ना, मैं अगर के से बातचीत करूंगा, के अगर मेरे सामने बैठा, मैं के को क्या कहूंगा? के मेरे भाई तुम मशीनरी ले गए थे घर, तो अगर मैंने तुम्हारा
1 लाख रुपया देना है और तुम मशीनरी घर ले गए हो, तो मैं मशीनरी के पैसे माइनस कर रहा हूं जो तुम मशीनरी ले गए हो। तो बेटा के कितने पैसे माइनस करवाएगा, 3,000 या 5,000? मन में सोचो आप उस बात को, मन में सोचो ना, के कितने पैसे वापस कराएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितने पैसे वापस कराएगा। मैं के से कह रहा हूं कि भाई साहब वो जो मशीनरी आप लेके गई हो उसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी, के कह रहा नहीं मेरे हिसाब से 3,000 थी। के बेटा 3,000 रुपए अड़ा हुआ है तो वो 3,000 रुपए ही तो माइनस कराएगा, हाँ या ना? तो मैं उसकी वैल्यू जो मर्जी बोलता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के ने उसकी वैल्यू 3,000 लगाई है तो के की जो मैं के प्रति अपनी लाइबिलिटी को 3,000 से ही कम कर पाऊंगा। एंट्री जाएगी केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000 से। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा हमारे पास डेबिट बैलेंस है 15,000 का, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट का यूज नहीं होगा इस एंट्री में। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये वो चीजें हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होती। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो आज अगर ये खत्म भी हो रहा है तो भी रियलाइजेशन अकाउंट का यूज नहीं होगा, यूज P&L अकाउंट का ही होगा। देखते हैं P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस को बेटा जब मैं खत्म करूंगा तो क्या करूंगा जी, क्रेडिट करूंगा। तो मेरे पास एंट्री क्या जाएगी, मेरे पास एंट्री जाएगी RKS टू P&L अकाउंट। अब देखो इसका बैलेंस है 15,000, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। इस क्वेश्चन में मुझको ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो आई कैन एज्यूम कि ये इक्वल रहा होगा ओल्ड रेशो। तो 5,000 5,000 और 5,000 कुछ इस तरीके से बेटा मेरे को एंट्री करके दिखानी थी। आप देख सकते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 4 एंट्रीज इसमें मेरे को करके दिखानी थी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में 6 मार्क्स में हमें गिवन है। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है ना, आप लोग जो है अकाउंट बनाने से डर जाते हो। देखो एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो समझने की कोशिश करो। एग्जामिनर को ये लग रहा है कि अगर मैंने बच्चे से अकाउंट बनाने को कह दिया, इस क्वेश्चन में ना वो अकाउंट बनाने को कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई प्रिपेयर 12% डिवेंचर अकाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एग्जामिनर को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बच्चे से अकाउंट बनाने को पूछ लिया जर्नल एंट्री के अलावा, तो शायद मैंने बहुत बड़ी चीज कर ली है। तो बेटा आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं, फिर इसका अकाउंट फॉर्मेशन भी समझाऊंगा। रीड करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 हुआ क्या मेरे भाई, क्विक लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बेटा अगर हमने ₹10 लाख के डिवेंचर मार्केट में बेचने की कोशिश करी 100 के हिसाब से, तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमने 10,000 डिवेंचर्स मार्केट में बेचे। ठीक है, अच्छा अब बेचे कैसे हैं? बेचे बेटा हमने कुछ ऐसे हैं 10,000 डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, कि भैया 10% डिस्काउंट पे बेचे हैं और जो रिडीमेबल होंगे 5% के मुनाफे पे। ठीक, मतलब हमें 100 रुपीज की जगह मिले हैं 10 रुपए कम, ठीक है ना, 10% 10 रुपए कम, हमें मिले 90 रुपीज। और रिडम्शन पर हमें 100 रुपीज में पे करने हैं 5 और, कहने का मतलब 105। तो टोटल मेरे पास बेटा नुकसान है वो 15 का नुकसान हो गया है मेरे पास। अब पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसके अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। और जर्नल एंट्री भी क्वेश्चन में मांगी है, वो कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये भी हमें रिकॉर्ड करके दिखानी है। तो देखें जर्नल एंट्रीज भी भैया क्वेश्चन मांग रहा है, तो आओ करना शुरू करते हैं। एक काम करो ना मेरे बच्चे, आप वीडियो पॉज कर दो, आप इसकी जर्नल एंट्री और दोनों अकाउंट खुद बनाने की कोशिश करो। बनते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो समझा तो मैं दूंगा ही, ट्राई तो करो कम से कम, गिव इट अ शॉट। कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। चलिए अब बेटा मैं इसका सॉल्यूशन डील कर रहा हूं इस उम्मीद में कि आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी। देखते हैं सॉल्यूशन क्या जाना था। सॉल्यूशन जाना था बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और मेरे पास नुकसान हुआ है तो आएगा मेरे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर
अकाउंट जो है मुझे डेबिट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए मैं आपके साथ बेटा अमाउंट्स डील कर रहा हूँ, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं सिखाऊंगा। मेरे पास कितने रुपीज आए, 90 रुपीज आए मेरे बच्चे 10,000 पर। तो मेरे को यहां पर मिले हैं मोटे मोटे बात करें 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख से क्रेडिट, तो बेटा 9 लाख से ही हम डेबिट करेंगे। अब मैं जो अपनी लाइबिलिटी बुक करता हूं यहां पर, वो बेटा बुक करता हूं पूरे पूरे 100 पर। तो मैंने 10,000 डिबेंचर मार्केट में बेचे और 100 के हिसाब से मैंने अपनी 10 लाख की लाइबिलिटी जो है वो बुक करनी है यहां पर, और प्रीमियम देना है 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रीमियम 10,000 डिबेंचर्स पर, कहने का मतलब 50,000 रुपए मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने एक्स्ट्रा पैसा देना है। और मेरा लॉस टोटलिटी में कितना हो गया, 15 रुपए का लॉस 50,000 डिबेंचर पे, कहने का मतलब 7,50,000। इसको मैं अब एक बार फिर से जरा 50,000 डिबेंचर्स नहीं है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। मेरे पास ये 750 का लॉस नहीं है, मेरे पास 10,000 डिबेंचर्स पर 1.5 लाख रुपए मेरा लॉस आ जाएगा 15 रुपए के हिसाब से। चलिए जी, 1,50,000 मैं देख सकता हूं कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया है। ठीक है, दिस वॉज द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री जो आपको करनी थी। मगर भूलेंगे नहीं, जब कभी भी लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आएगा तो बेटा इसको राइट ऑफ भी करते हैं। इसको राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन नहीं है, तो यहां पर मैं जिसका यूज करूंगा वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,50,000 मैं यहां से भी सेट ऑफ करूंगा। ठीक है, ओके। अब बेटा क्वेश्चन मुझसे कह रहा था कि मैं अकाउंट बनाऊं। 2 अकाउंट बनाने के लिए बेटा क्वेश्चन ने मुझसे बोला है, तो चलो मैं दोनों अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं अपने पास। एक अकाउंट है 12% डिबेंचर अकाउंट, तो भैया 12% डिबेंचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट उसने मेरे से मांगा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो भी मैं बनाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, वैल्यूज हम कैसे भैया पुट करने वाले हैं समझने की जरा कोशिश करते हैं। इधर देखेंगे बेटा, सबसे पहले 12% डिबेंचर अकाउंट हुआ क्या, 12% डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, तो क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाएगा। देखिए टोटल जो क्रेडिट होना चाहिए 12% डिबेंचर वो होना चाहिए 10 लाख से क्रेडिट। क्यों होगा ये 10 लाख से क्रेडिट, इधर देखें, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हुआ। तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख रुपए तो बेटा रीजन बने हैं यहां पर, और उसके बाद 1,50,000 यहां पर और भी 1 लाख से क्रेडिट बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि हमारा लॉस है। देखो सुनो ना, 100 रुपए हमने लाइबिलिटी मानी थी, हाँ या ना, 12% डिबेंचर पे कितने से क्रेडिट होना चाहिए, 10 लाख से, कि हमारी 100 रुपए की लाइबिलिटी है 10,000 डिबेंचर्स पर, तो टोटल लाइबिलिटी है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में से 9 लाख मुझे मिल गए और 1 लाख मुझे नहीं मिला। बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख की जो है मेरा नुकसान है, फिर भी मैं उसको अपनी लाइबिलिटी में मानूंगा, और यहां पर कुछ भी सेट ऑफ करने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन टोटल 10 लाख। ठीक है, उम्मीद है मेरे बच्चों मुझे कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देखें। चलो आगे चलते हैं। एलओआईडी की बेटा हमें अब सेट ऑफ करना है। लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर टोटल हमारा 1.5 लाख है। ये लॉस क्यों आया, क्योंकि 50,000 रुपए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000, और मगर लॉस तो हमारे पास 1.5 लाख का है, तो जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने 12% डिबेंचर की लाइबिलिटी बुक कर दी थी। ये जो 10,000 का लॉस है यही बेटा हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी, और ये सेट ऑफ हुआ। लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यहां पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। तो बेटा जब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया, यहां पर सेट ऑफ हो गया, तो दोनों साइड का टोटल भी बराबर बराबर ही है, जो कि है 1,50,000। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो बेटा मुझसे डाउट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा अब अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास अभी ना लेटेस्ट चैप्टर ऐड हुआ है, ये
पिछले साल आउट ऑफ सिलेबस था मगर इस साल ऐड हो गया है, तो इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बेटा हमारे से ये उम्मीद लगा रहा है कि फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरिजन हम कर रहे हैं ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम माइनस करके जो है दोनों ईयर्स में एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018-19 के अंदर 25 लाख रुपए था और यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 19-20 के अंदर 30 लाख रुपए है, तो ये बढ़ा या कम हुआ और कितने परसेंट का चेंज है, हम ये बात निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो मेरे पास c आ जाएगा। कहने का मतलब ये फिल इन द ब्लैंक फिल करने के लिए मुझको क्वेश्चन कह रहा है अगर 30 लाख में से मैं 25 लाख को माइनस करूंगा तो बेटा यहां पर मेरे पास फिगर आती है 5 लाख पॉजिटिव। ठीक है, और ये मैं परसेंटेज कैसे निकालता हूं बेटा, परसेंटेज जब कभी भी निकालनी हो तो परसेंटेज ऐसे निकलती है, चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 1/5। 1/5 को बेटा अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस कम्स आउट टू बी 20%। ठीक है, इस तरीके से अब देखें नेक्स्ट हमें जो चीजें गिवन है पहले उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में कुछ और दिमाग लगाएंगे। यहां पर हम देख सकते हैं बेटा यहां पर 50,000 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 7,50,000 माइनस 8 लाख माइनस का 50,000 हमें देगा। और अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं कि भाई से कैलकुलेशन करूं 50,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू मैं 100 करता हूं तो शायद ये जो मेरे पास परसेंटेज आ रही है ये 6% के आसपास यानी कि 6.25 आ रही है। तो जब बेटा फिगर नेगेटिव में है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही आएगी, नेगेटिव का 6.25%। कैसे निकाला मैंने, 50,000 डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू 8 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 6.25%। आगे चलते हैं, हमें यह भी गिवन है कि भाई साहब हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये है 1,50,000। अब पहले था 120, तो बेटा ये 30,000 से बढ़ गया, बोलो हाँ या ना। जब ये 30,000 से बढ़ गया तो यहां पर हम 30,000 पॉजिटिव लिखेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो बेटा 30 बाय 120 1/4, 1/4 ये आएगा 25% पॉजिटिव। क्लियर। अब बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज निकालने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मेरे नजर में तो ये फ्री के 3 नंबर हैं, बट फिर भी थोड़ा आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अगर यहां 100 रहा होगा तो 40 का टैक्स माइनस करने के बाद यहां 60 बच रहा है। समझे, नहीं समझे फिर समझो ना क्या दिक्कत है भैया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% का टैक्स है, मतलब अगर मैंने 100 रुपए का मुनाफा कमाया होगा 40 रुपए टैक्स में चले गए होंगे, तो जो आज बचे वो कितने हैं, 60। तो अगर मैं कहूं कि आज मेरे पास बच रहा है 1,20,000 रुपये, तो ये अपने आप में 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था। फिर से सुन, टैक्स का रेट 40% का मतलब क्या कि भाई 100 रुपए कमाओ 40 रुपए टैक्स दे दो, 60 रुपए आपके पास बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर आज क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास बच रहे हैं 1,20,000 रुपए, तो बेटा अगर मेरे पास आज 1,20,000 रुपए बचे हैं और मुझे ये वाली फिगर निकालनी है, तो मैंने क्या कहा 1,20,000 इज रिप्रेजेंटिंग 60 और निकालना है 100। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर देखो क्या निकल कर आता है, 6 2 12। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 लाख रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा होगा, 2 लाख रुपीज। तो मैंने टैक्स कितना पे कर दिया होगा भाई साहब, 80,000, तभी मेरे पास 120 बचा। फेयर इनफ। इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं, देखो वही सेम लॉजिक कि भाई अगर यहां पर मेरे को अब जो वैल्यू गिवन है इट इज 1,50,000, इट इज 1,50,000। तो 1,50,000 अपने आप में 60% को 60 को रिप्रेजेंट कर रही है और मुझे 100 निकालना है। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर मेरे पास देखो वैल्यू क्या निकल कर आती है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आया 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अमाउंट आया 2,50,000। तो इधर अगर मैं 2,50,000 रुपीज पहले मेरे पास प्रॉफिट था तो जरूर 1,00,000 रुपए मैंने जो है टैक्स के रूप में दे दिए होंगे, तभी मेरे पास 1,50,000 बना है। तो इन दोनों के बीच का फर्क बेटा 50,000 आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20,000 आ गया। 20,000 बाय 80,000 1/4 दैट इज 25%, और 50,000 बाय 2 लाख अगेन 1/4 दिस इज अगेन 25%। इस तरीके से बेटा ये परसेंटेजेस भी हमारे पास आ गए। अब एक बात आप और समझ सकते हैं कि जी अगर मेरे को
प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज इक्वल टू जितना भी मेरे पास इनकम है, जितना भी मेरे पास इनकम है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, है ना, कि भाई ये मैंने पैसा कमाया और ये मेरे खर्चे हो गए, तो ये मेरा प्रॉफिट है। ये मैंने कमाया माइनस मेरे खर्चे, जो बच गया मेरा प्रॉफिट। तो अगर मेरे पास रेवेन्यू है 25 लाख, मगर मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है सिर्फ 2 लाख, तो मेरे टोटल खर्चे कितने हो गए? 23 लाख रुपए के खर्चे हो गए। 23 में से 8 लाख रुपए का खर्चा तो अदर एक्सपेंसेस का है, तो बाकी 15 लाख रुपए का खर्चा जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का रहा होगा। सिमिलरली मेरे बच्चे फिर से सुने, अगर 30 लाख रुपए के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से मेरे पास 2.5 लाख रुपए का ही मुनाफा बचा है, तो 27,50,000 के मेरे पास रहे होंगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। और इस टोटल एक्सपेंसेस के अंदर मुझे दो चीजें गिवन है, एक है अदर एक्सपेंस जिनकी मेरे को वैल्यू गिवन है 7,50,000, तो जो अब बचा 20 लाख रुपए, ये 20 लाख रुपए के मेरे पास रहे होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का खर्चा 20 लाख, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं, 20 लाख माइनस 15 लाख, दिस कम्स आउट टू बी 5 लाख, और 5 लाख को अगर मैं 15 लाख से डिवाइड करूंगा 1/3 को 100 से अगर मैं करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, दिस कम्स आउट टू बी 33.33%। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। और अगर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है तो बिलीव मी आपका जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। आई प्रिज्यूम ये क्वेश्चन आप आसानी से अब पेपर में कर पाएंगे। इसका टोटल करना रह गया, वो लिख लेते हैं बेटा, दिस इज 23 लाख और इसका टोटल 27,50,000। यहां पर भैया डिफरेंस आया मेरे पास 2,50,000 रुपीज का, नहीं सॉरी 4,50,000 रुपीज का मेरे पास भाई सर डिफरेंस आया है। और इसको मैं परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि जी 4,50,000 डिवाइडेड बाय 23 लाख और इंटू 100, तो बेटा जो मेरे पास परसेंटेज यहाँ आई है वो आई है 19.56%। एक ही परसेंटेज यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है कैलकुलेट करने में, बाकी तो उम्मीद है आप आसानी से कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना समझ आया हो तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, डाउट पूछो। देखिए बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बुक 3 में एक चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, वहां से है। तो वही इस वीडियो को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था कि मैक्सिमम चैप्टर्स अलग अलग बुक्स के आपके कवर हों और कुछ रिवीजन हो पाए। तो देखो निकालने के लिए हमसे कहा गया है कैलकुलेट जीपी रेशो। तो बेटा फॉर्मुलेज अगर आपको याद है तो इससे आसान चैप्टर है नहीं। जीपी रेशो का भैया हमारे पास फॉर्मूला है जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का भी बेटा मैं फॉर्मूला अपने पास लिख लेता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो जो वैल्यूज गिवन है उसे पोस्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं और आप मिलकर पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम्स है, सेलिंग प्राइस 33 1/3% अबव कॉस्ट है, कैलकुलेट जीपी रेशियो। कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं गिवन, थोड़ी बहुत चीजें गिवन है, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की मदद से आई बिलीव यहां पर कुछ पुट करके मैं कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आओ बेटा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीच में एक लाइन हम खींच लेते हैं कि भाई साहब इधर उधर की कैलकुलेशन हम मिक्स ना करें। और एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है? एवरेज इन्वेंट्री मेरे बच्चे ऐसे निकलती है कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री की मुझको वैल्यू गिवन है 1,20,000 रुपीज और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग का 1.5, तो वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। अब मुझे इसका निकालना है एवरेज। तो बेटा जब मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो मेरे पास 3 लाख रुपए आएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 2 करके 1,50,000 रुपीज मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ओके, क्वेश्चन के अंदर मेरे को एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स गिवन है, तो यहां से मैं COGS निकाल सकता हूं कि COGS डिवाइडेड बाय ये 1,50,000। तो यहां से मेरे बच्चों COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मेरे पास वैल्यू आ गई 9 लाख रुपीज, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा जीपी की ओर बाहर बढ़ने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस 33 1/3% अबव कॉस्ट है। तो बेटा 33 1/3% अबव कॉस्ट का मतलब क्या है ये समझते हैं।
कि अगर मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये पांचवी छठी क्लास का फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा कॉस्ट है 100 तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 33% अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो रहेगा कॉस्ट के ऊपर 33 1/3%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 इंटू 3 इज 99, 99 प्लस 1 इज 100, तो 100/3%। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब 100/3 परसेंटेज का साइन हटाया तो डिवाइड में 100 आ गया, कहने का मतलब 1/3, कहने का मतलब 1/3। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरी कॉस्ट यहां पे 90 की है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फॉर इजियर कैलकुलेशन मैंने इसको 90 ले लिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 30, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो बिच्चो निकल कर आया 120। फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे गिवन है सीओजीएस, सीओजीएस मतलब मुझको कॉस्ट गिवन है 90, कॉस्ट गिवन है 90। क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है, वो जीपी रेशो के लिए मुझे जीपी भी चाहिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कहने का मतलब सेल्स भी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि अगर सीओजीएस अपने आप में 9 लाख हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 30 कर दूं तो 3 लाख हो गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। और जो सेल्स होती है वो भाई किस बराबर होती है, सेल्स होती है सीओजीएस प्लस जीपी। तो सीओजीएस मेरा 9 लाख निकल कर ही आया था और जीपी हमने 3 लाख निकाल ही लिया है, तो मेरा सेल्स हो गया 12 लाख रुपीस। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इन वैल्यूज को बेटा पुट कर देना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं कि भाई जीपी रेशो का मेरा जो फॉर्मूला है वो है जीपी यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स यानी कि 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास निकल कर आता है 25%, जो कि इस क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी इशू है मैं इसको एक बार रीकैप कर देता हूं क्वेश्चन को आपके लिए, तसल्ली से मेरे बच्चों समझना। देखो हमें क्वेश्चन कहता है ओपनिंग इन्वेंटरी 120 है, क्लोजिंग इन्वेंटरी 1.5 टाइम्स है, तो अगर ये 120 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके 120 को ये 1,80,000 आ गया। इसका हमने एवरेज निकाला जो 150 आ गया। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स मुझको गिवन था, इसको मैंने 1,50,000 से यहां लेके गया तो भाई साहब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9 लाख रुपए सीओजीएस निकल आया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर जब मेरे पास सीओजीएस आ गया तो मैंने इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करी कि सेलिंग प्राइस जो है 33 1/3% अबव कॉस्ट है, मतलब अगर मेरी कॉस्ट 90 की थी तो इसका 33 1/3 जो कि 1/3 है वो मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकल कर आया 30। यहां से मैंने इनमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि सेलिंग प्राइस मेरा 120 है, अगर कॉस्ट 90 है और प्रॉफिट 30 है। तो अगर मुझे सीओजीएस गिवन है 9 लाख, वो अपने आप में 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने 30 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को जीपी मिल गया 3 लाख रुपीज। फिर मैंने कहा सेल्स का भैया फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस जीपी विच इज 12 लाख। तो जीपी रेशो में सिंपल मैंने कैलकुलेशन कर दी, वैल्यूज पुट कर दी कि 3 लाख बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 25%। इस तरीके से बेटा मैंने इसको सॉल्व किया हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन आगे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास चैप्टर है डिसोल्यूशन, दिस इज फ्रॉम बुक 1। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना भैया शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहता है एस एंड एन वर पार्टनर्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:2 ड्यूरिंग करंट ईयर their factory was shut down for 2 months due to labor strike. After 2 months the issue between the management and the labor was not sorted out. Finally S ने डिसाइड करा टू वाइंड अप द बिजनेस और एन ने एग्रीड कर दिया कि ठीक है भाई साहब फर्म बंद करो, जो लेबर स्ट्राइक वाइक पे जारी, हटाओ बिजनेस को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। ये सारी बातें भाई साहब हमने डिसोल्यूशन के दौरान एग्रीड करी है। उनकी जनरल एंट्रीज जो हैं वो हमारे से क्वेश्चन मांग रहा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में भाई पढ़ सकते हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आप मेरे बच्चों आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही इस आंसर को पेपर में अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वाज गिवन टू अ क्रेडिटर ऑफ 1,20,000 एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड बैलेंस बाय चेक। देखें हमारे पास एक क्रेडिटर था जिसकी वैल्यू थी 1,20,000। हमने उसे कहा कि भाई सुन एक काम कर, एक फर्नीचर है वो ले जा अपने पास, ठीक है ना, 90,000 रुपए का फर्नीचर भाई अपने घर ले जा, और आज के बाद हम तुझे 30,000 रुपए देंगे। तो बेटा इस बात के लिए जो क्रेडिटर था वो माना नहीं है।
क्रेडिटर कह रहा है आपकी नजर में ये फर्नीचर 90,000 का होगा, बट मैं उसको जो वैल्यू करूंगा, मैंने कहा हाँ जी कितने में वैल्यू करूंगे क्रेडिटर साहब? क्रेडिटर कह रहा है 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जितना भी आप उसकी वैल्यू समझते हो उससे 10% कम। तो बेटा जब मैंने 90,000 में से इसी का 10% 9,000 माइनस करे तो मुझे पता पड़ा कि क्रेडिटर उसकी वैल्यू लगा रहा है 81,000। तो बेटा 81,000 इसमें से माइनस कर देने के बाद मुझे पता पड़ा कि अभी भी मैंने उसके कुछ पैसे देने हैं, और कितने देने हैं? 39,000 रुपीज। तो मैंने क्रेडिटर को कहा बाकी का क्या करना है? उसने कहा ठीक है बैलेंस पैसे आप चेक के थ्रू मुझे पेमेंट कर दो। तो बेटा जब एक क्रेडिटर एक फर्नीचर को लेके गया, ये तो प्राइवेट सेटलमेंट है, इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, बट हमने उसको पेमेंट करी चेक से, तो हम टू बैंक जरूर लिखेंगे 39,000। और क्रेडिटर, ये चैप्टर डिसोल्यूशन है, ध्यान रखेंगे ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो यहां पर एंट्री जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 39,000। ठीक है, ये एंट्री थी बेटा पहले पार्ट की। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? N agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 6,000 and to bear all realization expenses. Actual realization expenses were 5,500 and used firm's cash for payment. देखो N जो है, नैन्सी जो है बेटा, वो फर्म का एक पार्टनर है, नैन्सी एक फर्म की पार्टनर है। तो हमने नैन्सी से कहा कि देख बेटे एक काम कर, ये ना डिसोल्यूशन तू हैंडल कर ले, और इसके अगेंस्ट में फ्री में नहीं तेरे को 6,000 रुपए रेमनरेशन देंगे। बेटा रेमनरेशन का मतलब हो गया सैलरी। मगर हमने उससे एक बात और क्लियर कर ली, हमने कहा नैन्सी एक बात साफ समझ लेना कि हम आपको 6,000 रुपए देंगे एंड टू बी और ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा होगा वो आप भुगतोगे, हमें उस खर्चे से कोई भी मतलब नहीं होगा। मगर नैन्सी ने थोड़ी सी गलती या जल्दबाजी क्या कर दी? नैन्सी यूज फर्म्स कैश फॉर पेमेंट। नैन्सी ने ये 5500 रुपए के खर्चे को मीट आउट करने के लिए फर्म का कैश यूज कर लिया। तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हम अब इस गलती को नैन्सी से ठीक भी करवाते हैं और पहले उसे रेमनरेशन 6,000 देते हैं। हम नैन्सी को कहते हैं नैन्सी ये लो हमारा खर्चा है, इसलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। रियलाइजेशन टू एन्स कैपिटल, आप बेटा पूरा लिखेंगे एग्जाम में, नैन्सीज कैपिटल। तो हमने नैन्सी को यहाँ पे 6,000 रुपए रेम्यूनरेशन के दिए, मगर नैन्सी ने हमारे से कैश में पेमेंट करा दी, तो हमारे पास टू कैश 5,500 रुपीज चले गए हैं। बेटा हम भूलेंगे नहीं ना इस पैसे को, भूल थोड़े सकते हैं, ये पैसे अब हम नैन्सी से रिकवर कर लेंगे। तो हम कहेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कि जी एन से मैंने 5,500 रुपीज लेने हैं, क्योंकि उसने मेरे कैश में से 5,500 की जो है वो पेमेंट कर दी है, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थी। ये पैसे हमारे बीच में सेटलमेंट हो गया था कि भैया खर्चे वर्चे तो नैन्सी ने भाई भाई भुगतने हैं, 6,000 रुपए मैंने इसी बात के लिए उसको दिए थे, अब 5,500 उसने हमारे पास से पे कर दिए, तो हम अब नैन्सी से पैसे लेंगे। यहां पर नैन्सी को अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने अपना एसेट बना लिया या अपनी लाइबिलिटी उसके प्रति कम कर ली है। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 मेरे से क्या कह रहा है? सूरज, सूरज यानी कि देखो सूरज ना बेटा ये एक आउटसाइडर है, क्योंकि क्वेश्चन में सूजल मेंशन्ड है। हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये सूरज नहीं, हम इसे सूजल ही मान के चलेंगे, तभी क्वेश्चन में थोड़ा वजन पड़ता है। ठीक, तो सूजल हैड गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म फॉर विच ही वाज पेड 47,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटा सूजल एक पार्टनर है, पार्टनर ने हमें लोन दिया था 50,000 रुपए का, और आज उस लोन की हमने पेमेंट कर दी है। तो देखो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो अगर पार्टनर के लोन की मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा सूजल्स लोन अकाउंट डेबिट। सूजल्स लोन अकाउंट डेबिट भैया 50,000, और मैंने उसकी पेमेंट करी है टू बैंक 47,500। बीच का बेटा ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 2,500 का, इसको मैं रियलाइजेशन में लेके जाऊंगा एज इनकम एज बेनिफिट, मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट करूंगा इसके लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई है कि भाई ये तो 50,000 से लोन खत्म हुआ, 47,500 पेमेंट हो गई, जो पेमेंट नहीं हुई वो फायदा, फायदा तो रियलाइजेशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है? आउट ऑफ द टोटल डेटर्स ऑफ 1,35,000 सॉमिल अ डेटर ऑफ 40,000 had to pay the amount due 3 months after the date of dissolution. He was allowed a discount of 5% per annum for making payment immediately. The remaining debtors were collected in full. बेटा जिसको बात समझ आ गई बहुत अच्छा, नहीं समझ आई इधर समझो। हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल जो डेटर्स थे वो थे 1,35,000 के। हमने इनकी दो बाइफिगरेशन बनाई,
40,000 रुपये जो सौमिल से लेने थे वो अलग, और बाकी जो 95,000 रुपीज रिमेनिंग डेटर से लेने थे वो अलग। हमने सौमिल से बात करी, सौमिल भाई कितने पैसे देगा? सौमिल ने कहा देखो भैया तुम फर्म बंद कर रहे हो, मेरी दिक्कत नहीं है, तुम फर्म बंद कर रहे हो, फर्म बंद करो, मगर इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर ये जो 40,000 रुपए हैं, मैं इसकी पेमेंट 3 महीने बाद करने वाला था तुम्हें, तो मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। मैं 40,000 की इस पेमेंट पे 5% के रेट से 3 महीने का, जल्दी तुम मेरे से पेमेंट ले रहे हो तो उतना डिस्काउंट मुझको चाहिए। मैंने कहा ले ले भाई, क्या ही डिस्काउंट बन जाएगा, फर्म तो वैसे ही बंद हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कर ले जो तेरे को करना। 500 रुपए की बात है मेरे भाई, पकड़ यार, तू खुश हो जा 500 में। हमने कहा मोटी बात ये निकल कर आई कि हमें इस 40,000 रुपए के बदले मिलेंगे 39,500, और यहां पे मिलेंगे पूरे पूरे 95,000, तो टोटालिटी में हमें मिलेंगे 1,34,500 रुपीज। उम्मीद है बेटा आपको बात समझ आ गई। तो अगर मेरे को 1,34,500 रुपीज मिलने हैं, क्योंकि डेटर से रियलाइज हो रहे हैं, तो बेटा इस बात की जर्नल एंट्री मैं कुछ ऐसे पास करूंगा, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैं लिखूंगा 1,34,500। ठीक है, इस तरीके से मेरे बच्चों ये एंट्री मेरे पास जानी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,34,500। अब आपको ये समझ भी उम्मीद है आ गई होगी। लास्ट में मेरे बच्चों यहां पर हमारे पास रियलाइजेशन पे कुछ और तो बचा नहीं है। आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालकर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो हम वो कैसे निकालते हैं, मैं वो भी आपको समझा देता हूं एक बारी। थोड़ा सा इसको जूम आउट तो मुझको करना पड़ेगा, उम्मीद है आप लोगों को बेटा अभी भी नजर आ रहा है। चलिए देखो बेटा, वो मैं सिखाता हूं कि जो जो मेरे पास रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ है बेटा उसको जोड़ दो, और जो जो डेबिट हुआ उसको माइनस कर दो। तो रियलाइजेशन की डेबिट है तो मैंने माइनस में लिख लिया 39,000, यहाँ पे रियलाइजेशन अगेन डेबिट है तो मैंने भैया माइनस कर दिया 6,000, और यहाँ पर हमारे पास रियलाइजेशन भाई क्रेडिट हो रहा है 2,500। तो आप एक काम करो, इसमें मुनाफा ना ही निकालो तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मुनाफा निकालने के लिए प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट भी पहले बनाना पड़ सकता है, वो आपसे मांगा नहीं है तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 4 एंट्रीज थी जो इसके अंदर रिक्वायर्ड थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। देखिए मेरे बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ डील कर लेता हूं। अगेन हम घूम फिर कर आए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर पर, बुक 1। बेटा देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है कि ए, वी और एस पार्टनर हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, 3:1:1। मगर अब क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द इक्वल रेशियो, इनके बीच में रेशियो चेंज हो गया है। तो बेटा इस बात को मैं खाली नहीं जाने दे सकता, मुझको लिखना तो पड़ेगा ही। मैं ऐसे लिख लेता हूं अपने पास, ए, वी और एस, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था जी इनके बीच 3:1:1, तो ये अपॉन में 5 आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ ऐसे 3:1:1 को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3/5, 1/5 और 1/5। न्यू रेशो बेटा जो हमारे को गिवन है वो इक्वल है, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। तो बेटा मेरे को यहाँ पे जानना है किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। तो उसके लिए मेरे पास गुडविल होनी चाहिए थी, तभी वो निकालने का फायदा था, बट यहाँ पर मेरे को गुडविल गिवन नहीं है, तो ये निकालने का मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन कहता है द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 का, पीएनएल का बैलेंस 9,000 का, और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 24,000, और पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द पीएनएल। अब इसके लिए मुझको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया था कि जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए दैट डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस, तब हमें एंट्री करनी पड़ती है गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो निकालते हैं बेटा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ए के लिए भी निकालते हैं, बी के लिए भी निकालते हैं, सी के लिए भी निकालते हैं। ओल्ड 1/3, 1/5, 1/5 है वो, 1/5, 1/5 माइनस न्यू, न्यू है मेरे पास 1/3, 1/3 एंड 1/3। सॉल्व करते हैं, 3 3 द 9, 5 3 5 द 15,
3 माइनस 5 और 15, अगेन 3 माइनस 5 और 15। पता पड़ा कि यहाँ पे 4/15 है, यहाँ पे -2/15 है और यहाँ पे भी -2/15 है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं जो नेगेटिव में आ रहे हैं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। तो भैया इन दोनों ने तो, इसने तो किया है सैक्रिफाइस मगर इन दोनों ने किया है गेन। ठीक है, करते हैं अब आगे हम कैलकुलेट। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 24,000, बेटा रिजर्व है कम और क्लेम है ज्यादा। तो देखो भैया एंट्री क्या आ जाएगी, रिजर्व कम है, पूरा पूरा रिजर्व लग जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 रुपए से बेटा इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये रिजर्व आज खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है 24,000 का, और ये जो बीच में हम 6,000 रुपए का खर्चा है ये बेटा हम बुक करेंगे रीवैल्यूएशन में। तो भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ये जो 6,000 रुपए का लॉस है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो एंट्री जाएगी AVS टू रीवैल्यूएशन। ये लॉस भी बेटा मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा 6,000, और ये लॉस बढ़ता है ओल्ड रेशो में। तो 3:1 के बीच में ये रेशो, ये जो लॉस है इसको मैं डिवाइड करूंगा। तो दिस वुड कम आउट टू बी 36, 12 एंड 12, है ना। ये बेटा इस रेशियो के अंदर लॉस भी डिवाइड होगा। आगे चलते हैं। सेकंड एंट्री मेरे से वो कहता है क्वेश्चन में, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द P&L का बैलेंस। P&L का बैलेंस 9,000 है बेटा, इससे एंट्री चाहनी चाहिए गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर है ये दोनों, तो एंट्री जाएगी BC टू A, और ये अमाउंट मुझको गिवन है 9,000। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं 9,000 डिवाइडेड बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, आंसर आता है बेटा 2400। तो ये अगर A का अमाउंट है 2400, तो इनका आधा 1200 B और 1200 C का रहा होगा। ये हो गया गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो बेटा ये 3 एंट्रीज, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। एंट्री नंबर 1 इसके एडजेसेंट ये, और ये वाली एंट्री, यही हमें पेपर में करके दिखानी थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। टिल देन आप इसी तरीके के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ बने रहें। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।